हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर 8 क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखिए और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो एक मशहूर कहावत से ये चैप्टर शुरू होता है कि कोस कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर बानी। तो इस कहावत का क्या अर्थ है कि हर 2-3 किलोमीटर पे जो है वो पानी का स्वाद और स्तर बदल जाता है और हर 20-21 किलोमीटर पर जो है भाषा में परिवर्तन हो जाता है। तो इस कहावत से इसी यही समझ में आता है कि इस चैप्टर में हम लोग जो है जो क्षेत्रीय भाषा है और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। गुप्तों के विशाल साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप लगभग 6ठी शताब्दी से क्या हुआ था कि क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का अभ्युदय का सिलसिला शुरू हुआ था। 7वीं एवं 8वीं सदी तक जिन राज्यों का क्या अस्तित्व उभर कर सामने आया था उनमें जो प्रमुख राज्य थे कौन कौन से थे, जैसे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव तथा चोल। और इन राज्यों के विषय में हम लोग ऑलरेडी क्या है सेकेंड चैप्टर जो था इस सीरीज का पढ़ चुके हैं और सेकेंड चैप्टर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। तो नए राज्यों के कारण भाषा, साहित्य, चित्रकला एवं संगीत जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में क्या होता है जहां बंगला, असमिया, मैथिली, उड़िया और अवधी जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में विकास के संकेत मिलते हैं। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में क्या हुआ था कि दक्षिण के राज्यों में तमिल एवं मलयालम जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को भी अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला। क्षेत्रीय संस्कृतियों के उत्कर्ष इस महत्वपूर्ण दौर में आने वाली शताब्दियों में अखिल भारतीय स्तर पर उर्दू तथा हिंदी भाषा के विकास ने इन साहित्य का बड़ा भंडार निर्मित किया। वहीं दूसरी तरफ इस काल में अपनी क्षेत्रीय पहचान को समृद्ध एवं संवर्धित करने के क्रम में चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्रों में भी कालांतर में अभूतपूर्व प्रगति हुई। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि उत्तर भारत जो था, उत्तर भारत के क्षेत्र में तो कौन कौन से भाषा का जो है विकास हुआ, जैसे बंगला, असमिया, मैथिली, उड़िया और अवधी। लेकिन वहीं दक्षिण के राज्यों में क्या कौन कौन से भाषा का विकास हुआ था, तमिल, मलयालम, ये सब जो है रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, इनका विकास हुआ था। और अखिल भारतीय स्तर पर यानी कि दक्षिण और उत्तर दोनों को मिलाकर पूरे भारत में जिस भाषा को बोला जाता था बहुत बड़े संख्या में, वो था उर्दू और हिंदी। और सिर्फ क्षेत्रीय भाषा ही नहीं, जो चित्रकला थी ये सब कभी एक अलग क्षेत्रीय पहचान के रूप में ये लोग क्या है संवर्धित और समृद्ध होने लगे थे, यानी कि उनका विकास होने लगा था। तो इसी के बारे में हम लोग इसका मिला जुला प्रभाव है इन क्षेत्र में और सांस्कृतिक जीवन के आधार पर महत्वपूर्ण ढंग से विस्तृत एवं व्यापक बना। इसका जो प्रभाव है किस तरह जो है हमारे जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में इसका किस तरह से इसका महत्व जो है विस्तृत और व्यापक रूप से पड़ा, इसी के बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। तो भाषा एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय भाषाओं की उत्पत्ति लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुई थी। क्या टाइम पीरियड था? 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच। और कई राज्यों में संस्कृत के साथ साथ तमिल, कन्नड़ एवं मराठी का प्रयोग प्रशासन में किया जाने लगा था। तो ये दक्षिण के राज्यों की बात हो रही है कि तमिल और मलयालम तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ कन्नड़ एवं मराठी जो थे ये भी प्रशासन में जो है इन भाषाओं का भी उपयोग होने लगा था। और विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे मतलब जिस साहित्य का विकास हुआ वो था तेलुगु साहित्य, और बहमनी राज्य में जो है मराठी प्रशासन की भाषा रही। बाद में इन भाषाओं के विकास में मुस्लिम शासकों ने भी योगदान दिया। उदाहरण स्वरूप बंगाल के शासक जो थे नुसरत शाह ने रामायण एवं महाभारत का बंगाली में अनुवाद कराया था। किसने कराया था? नुसरत शाह ने। और दिल्ली के शासकों ने जो है भाषा और साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया।
जिसके कारण हिंदी, उर्दू, बंगला जैसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को एक नई पहचान मिली थी। आम आदमी विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग बोलियां बोलते थे, जो सामूहिक रूप से अपभ्रंश कहलाती थी। और इसी अपभ्रंश से उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बंगला आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुई। और उर्दू जो है एक मिश्रित भाषा है, जिसमें अरबी, फारसी एवं तुर्की इन सभी भाषाओं का शामिल किया जाता है। और इसकी जो लिपि है वो फारसी है, लेकिन व्याकरण के जो नियम है, मतलब जो ग्रामर के रूल्स है, इसमें अन्य भाषाओं के जैसे ही है। फारसी के विकास के लिए लाहौर जो है वो पहला केंद्र बना था। तो फारसी के डेवलपमेंट के लिए फारसी का जो को पढ़ाया जाने लगा था आधिकारिक तौर पे, वो कहाँ पे, लाहौर इसका पहला केंद्र बना था। और उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास जो है वो 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इसके दो कारण थे। पहला कारण था कि विभिन्न मातृभाषा वाले जो सैनिक थे, आपसी बातचीत के लिए जिस भाषा का प्रयोग करने लगे थे वो उर्दू कहलाई। तो जो सैनिक होते थे वो विभिन्न मातृभाषा के लोग होते थे और एक जगह पे इकट्ठे होते थे। और उन लोगों ने क्या है कि एक भाषा का विकास किया, ताकि क्या है, कम्युनिकेट करने में उनको आसानी हो, और वो भाषा उर्दू कहलाई। उर्दू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शिविर या खेमा होता है। क्या होता है? शिविर या खेमा। दूसरा क्या था कि सूफी संत का जो धर्म प्रचार और उपदेश देने के क्रम में भी इसका विकास हुआ। सूफी संतों के योगदान ने इसे क्या और संपन्न बनाया। और 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इस भाषा को रेख्ता और हिंदवी का नाम दिया। तो 11वीं शताब्दी में उर्दू की जो उत्पत्ति हुई थी, लेकिन 14वीं शताब्दी में जो है अमीर खुसरो ने इस भाषा को रेख्ता और हिंदवी का नाम दिया। और इसमें उन्होंने जो है काव्य रचना की। तो खुसरो जो है क्या है कि उन्होंने उर्दू में और जो हिंदवी जो है एक भाषा है, उसमें बहुत सारे जो है उन्होंने रचनाएं की है। तो एक एग्जाम्पल है खुसरो की रचना का कि गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपन, रैन भई चहु देश। तो दक्षिण भारत में जिस उर्दू का विकास हुआ वो दक्कनी कहलाई। दक्षिण भारत में जिस उर्दू का विकास हुआ क्या? दक्कनी कहलाई। और 18वीं शताब्दी के अंत तक जो उर्दू जो है वो हिंदवी या हिंदी या दक्कनी कही जाती थी। तो 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने जो इसका नाम रेख्ता या हिंदवी दिया, लेकिन 18वीं सदी तक आते आते इसको क्या है कि इसको जो दक्षिण भारत में जो उर्दू कहलाती थी वो दक्कनी कहलाई, और उसका नाम जो है हिंदवी से हिंदी या फिर दक्कनी कहा जाने लगा था। लोग उर्दू भाषा को जो है हिंदुस्तानी या दक्कनी के नाम से पुकारते थे। तो उर्दू का नाम बदलकर अब क्या हो गया था? हिंदुस्तानी हो गया था, या फिर उसको दक्कनी नाम से पुकारते थे। और मुगल काल में उर्दू जो थी वो मुगलों की मातृभाषा बन गई थी। तो जो लेटर मुगल्स थे, जो मतलब अर्ली मुगल्स थे, उन्होंने तो अपनी भाषा, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये लोग थे, उन्होंने तो पर्शियन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया था। लेकिन औरंगजेब के बाद के जो मुगल्स थे, उनकी जो भाषा है, मातृभाषा, वो तो उर्दू बन गई थी। घर दरबार तथा शिविरों में भी ये भाषा बोली जाने लगी थी। तो हिंदी, हिंद, हिंदवी, हिंदुस्तान जैसे शब्दों का संबंध भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बहने वाली सिंधु नदी से है। और भारत और ईरान के बीच प्राचीन काल से ही संबंध बना हुआ है। ईरानी सिंधु को जो है हिंदू कहते थे, और हिंदू से हिंद बन गया। तो ईरान के लोगों ने जब इस शब्द में इक प्रत्यय लगाया, तब वो शब्द क्या हो गया? हिंदिक बन गया। और हिंदिक का अर्थ होता है हिंद का। और तभी से हिंद की भाषा जो है वो हिंदी कही जाने लगी। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदुस्तान या फिर जो हिंद, हिंदवी, ये सब जो है ये सिंधु नदी के नाम पर ही पड़ा है। और जो है कि हिंद की जो भाषा है उसमें क्या है, ईरानी लोगों ने ही सबसे पहले इक प्रत्यय लगाया और वो हिंदिक बना। और हिंदिक से ही फिर जो हिंद की भाषा हिंदी कही जाने लगी। सल्तनत काल में हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य का जो है कई रूपों में उदय हुआ था, जिनमें प्रमुख था जैन, लौकिक एवं गद्य साहित्य। तो ये सारे जो साहित्य थे ये सल्तनत काल में जो है इनका डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें कौन कौन थे? जैन, लौकिक एवं गद्य साहित्य। और जैनों ने साहित्य की रचनाएं की, लेकिन उनकी अधिकतर रचनाएं जो है इस काल में संस्कृत में ही रहे। हेमचंद्र सूरी ने जैन साहित्य की रचना के क्षेत्र में अपना बहुत
मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हेमचंद्र सूरी जो थे उन्होंने जैन साहित्य की रचना की थी, लेकिन इसकी भाषा क्या थी, वो संस्कृत में थी। और लौकिक साहित्य में ढोला मारूहा नामक प्रसिद्ध जो लोक भाषा काव्य लिखा गया, इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाणी नाम की जो राजकुमारी की प्रणय कथा है। और इस कविता में स्त्री के कोमल भावों का बहुत ही मार्मिक वर्णन है। और समकालीन लौकिक हिंदी साहित्य के अमर कवि अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ने हिंदी में बहुत सारी पहेलियों की रचना की है जो आज भी प्रचलित है। और उनमें से जो एक पहेली है, उनमें से जो है ये अमीर खुसरो के द्वारा जो है पहेली लिखा गया, उसको यहाँ पे बताया गया है कि तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो जो कहे, अपने नाम ना बोली नी बोली। तो ये एक पहेली है और ये जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो गद्य साहित्य और इतिहास लेखन का कला का भी इस युग में जो है वो विकास हुआ था, जिसमें जियाउद्दीन बर्नी, अफीफ और इसामी जो है इस युग के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो इस युग के जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे कौन कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी थे, अफीफ थे और इसामी थे। इनके विषय में जो है हम लोग ऑलरेडी जो है चैप्टर 2 में जो है इन हिस्टोरियंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और जिया नक्शवी जो थे एक और दूसरे हिस्टोरियंस थे, उन्होंने तूतीनामा नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें तोता जो है एक ऐसी बिरहनी नायकी को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया था। और ये कहानी जो है मूल रूप से संस्कृत था, जिसका जिया नक्शवी ने जो है फारसी में अनुवाद किया था। और सल्तनत काल में हिंदी साहित्य के विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें मुगल काल में जो है तेजी आई। इस काल में हिंदी केवल दरबार और शाही महलों तक सीमित न रहकर एक जन आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी। सभी मुगल बादशाहों ने जो है वो हिंदी को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन अकबर के समय में यह विकास के शिखर पर था। 16वीं-17वीं शताब्दी में क्षेत्रीय भाषाओं में परिपक्वता आई तथा उत्कृष्ट संगीत में काव्य की रचना हुई। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है जो आपको समझना जरूरी है। जो प्रशासन की भाषा थी अकबर के टाइम में, जहांगीर के टाइम में, वो पर्शियन थी, मतलब वो फारसी में होता था। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है हिंदी को संरक्षण दिया, यानी कि अगर किसी ने हिंदी में रचना की है तो उसको उन लोगों ने पैट्रोनाइज्ड किया, उनको संरक्षित किया। जैसे कि अकबर के टाइम में तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस की रचना की थी और उसके लिए जो है अकबर ने उनको मदद की थी। बंगाली, उड़िया, हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती भाषाओं के काव्य में जो है राधा कृष्ण एवं गोपियों की लीला तथा भागवत की कहानी का जो है काफी प्रयोग होता रहा। और इसी समय जो था अलाओल एक शासक थे, उन्होंने जौनपुर के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा हिंदी में रचित पद्मावत का जो है बंगला में अनुवाद किया था। अच्छा सॉरी, अलावल जो थे वो भी एक राइटर थे और उन्होंने क्या किया था कि जो जौनपुर के मलिक मोहम्मद जायसी थे, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम हम जानते हैं, जिनमें उन्होंने पद्मावत की रचना की थी, जिसमें रानी पद्मावती के बारे में वर्णन था। और उसका जो अलाउल नामक एक जो स्कॉलर थे, उन्होंने उसका बंगला में अनुवाद किया था। और इस जो है काव्य में, मतलब पद्मावत में, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान को आधार बनाकर एक प्रेम कहानी लिखी गई थी। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम जो खाने खाना थे, जो रहीम के उपनाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने हिंदी में जो है बहुत से दोहों की रचनाएं की और इनके द्वारा लिखित दोहे आज भी हमारे समाज में प्रचलित है और लोग इसे बहुत ही चाव से गाते हैं। उनके द्वारा लिखित दोहों के कुछ उदाहरण जो है इस प्रकार है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना का यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है और उसके द्वारा लिखित जो दोहा है उसको यहाँ पे पढ़ रहे हो कि रहीमन विपदा तू भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोई, और बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे की होए, रहीमन बिगड़ी दूध किए, मथे न माखन होए। तो ये रहीमन द्वारा है और इसका जो
अर्थ आप लोगों ने क्या समझा वो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अकबर के समय में क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत सी श्रेष्ठ रचनाएं हुई और उसके शासनकाल में ही तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, जिसके नायक जो थे वो राम थे। और इसी समय मुगल सम्राट एवं हिंदू राजा ने मिलकर क्या किया था, आगरा एवं आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली ब्रज भाषा को भी प्रोत्साहित किया था। और कवि सूरदास का जो है इस भाषा लेखन में महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं कि जो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की थी, तो उन्होंने किस भाषा में ये रामचरितमानस की रचना की थी, अवधी भाषा में। और उस टाइम पे जो आगरा और उसका जो आसपास का क्षेत्र है उसमें ब्रज भाषा भी बोला जाता था। तो जो सूरदास थे उन्होंने ब्रज भाषा में जो है अपना जो है उन्होंने सूर सरावली और ये सब जो उन्होंने रचना लिखी है, तो ये उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। और इसको जो है मुगल शासनों ने इसको भी पैटर्नाइज्ड किया था। तो दक्षिण भारत में मलयालम भाषा की साहित्यिक परंपरा की शुरुआत जो है वो मध्यकाल में हुई और महाराष्ट्र में एकनाथ एवं तुकाराम ने मराठी भाषा को काफी विकसित किया। तो दक्षिण भारत में मलयालम भाषा जो था उनका साहित्यिक प्रारंभ की शुरुआत मध्यकाल में हुई थी और महाराष्ट्र में लेकिन जो है एकनाथ एवं तुकाराम ये दो जो है बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इन्होंने मराठी भाषा को विकसित किया था। लेकिन जो अर्ली मिडिएवल पीरियड है यानी कि जो सल्तनत पीरियड है उस टाइम पे जो बहमानी शासक थे उनकी जो प्रशासकीय भाषा थी वो मराठी थी। तो सबसे पहले जो उन्होंने मराठी भाषा को संरक्षित किया था और उसके बाद एकनाथ और तुकाराम ने मराठी भाषा को काफी विकसित किया। तो बिहार राज्य भी जो है वो अनेक भाषाओं का क्षेत्र रहा है। इसमें से कुछ भाषाएं जो है वो देशव्यापी स्तर पर बोली जाती है और कुछ का जो स्वरूप है वो स्थानीय है। तो हमारे प्रदेश को न केवल राष्ट्रीय भाषा बल्कि स्थानीय भाषा और बोलियों के विकास में भी जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यकाल में बहुत से ईरानी यात्रियों ने इस क्षेत्र में रहने वाले विद्वानों एवं कवियों की चर्चा की है और बिहार के जो चंदेश्वर है वो इस काल के प्रमुख टीकाकार थे जिन्होंने सूफी संतों से प्रभावित होकर धर्म की व्याख्या की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्या नाम है? चंदेश्वर। चंदेश्वर क्या थे? टीकाकार थे। टीकाकार कौन होते थे? जो जैसे कोई बुक लिखा गया और उसके बारे में फिर टीका लिखा जाता था और उन्होंने क्या है कि धर्म की व्याख्या की थी। देश के हिंदी भाषी राज्यों में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी की उत्पत्ति जो है मगधी अपभ्रंश से हुई थी और इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में जैसे मैथिली, मगही एवं भोजपुरी का जो है उद्भव हुआ और जिसका उर्दू के विकास में भी योगदान रहा। बिहार की भाषा में मैथिली भाषा जो है वो सबसे उन्नत एवं विकसित है और ये तिरहुत के क्षेत्र दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है और इस भाषा के प्रयोग के लिए एक अलग लिपि का विकास किया गया जिसे मैथिली लिपि कहते हैं। और प्राचीन काल से ही मैथिली भाषा बोली जाती रही है, परंतु इसके वर्तमान स्वरूप का उदय जो है वो 10वीं शताब्दी में हुआ था। विद्यापति मैथिली के जो है एक प्रसिद्ध कवि थे और उन्होंने कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। अपने कविता के द्वारा जो है उन्होंने मध्यकालीन मिथिला के समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया और इसके अलावे जो विद्यापति थे उन्होंने धार्मिक भावनाओं से जुड़ी रचनाएं भी लिखी जो जनमानस को गहराई तक प्रभावित करती रहे। विद्यापति की रचना जिसमें उन्होंने गंगा नदी के प्रति जो है श्रद्धा व्यक्त किया है और उन्होंने श्रद्धा व्यक्त करते हुए लिखा है कि बड़े सुख सार पावल तू तीरे छोड़ित निकट नयन बहु नीरे। तो ये विद्यापति के द्वारा रचित जो है की रचना है। और इसी तरह प्राचीन काल से चली आ रही मगधी भाषा ने मगही का रूप धारण कर लिया और उसी के अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली बोलियों में जो है वो भोजपुरी है। बिहार के पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में यह बहुतायत बोली जाती है। भोजपुरी भाषा की जो उत्पत्ति है लगभग 8वीं शताब्दी में हुई थी। यद्यपि भोजपुरी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है और इसका लिखित साहित्य का क्रम जो है वो उपलब्ध है। तो भोजपुरी साहित्य क्या है, इसकी कोई लिपि नहीं है, इसीलिए इसका जो है कोई क्रमबद्ध इतिहास भी नहीं मिलता है
और इसीलिए ये साहित्य जो है लिखित रूप में कम उपलब्ध है, परंतु इसकी मौखिक परंपरा जो लोकगीतें और लोक कथाओं में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कबीर इस काल के जो है वो प्रख्यात कवि थे और जिनके दोहे जो है वो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होते थे। इसी तरह उर्दू, हिंदी, बांग्ला, मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य के विकास में इस प्रदेश का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें तुर्क एवं मुगल शासकों की जो है अहम भूमिका थी। तो ये तो हमने भाषा के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में। तो मध्यकाल में क्या है कि मध्यकाल से पहले भी भारत में चित्रकला को राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। जैन, बौद्ध, राजपूत एवं अन्य हिंदू राजाओं ने प्राचीन भारत में चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 7वीं 8वीं शताब्दी के चित्र जो थे वो समूचे भारत में लघु चित्रों के संबंध को जोड़ते हैं। तुर्की शासन काल में भी लघु चित्रकला शैली भारत के विभिन्न नामों से जीवित बनी रही। उनमें प्रमुख थे जिसमें जैन चित्रकारी व पश्चिम भारतीय शैली। समकालीन फारसी एवं हिंदी ग्रंथों में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भित्ति चित्रों, पांडुलिपि चित्रों और कपड़े पर बने चित्रों के प्रमाण भी मिले हैं। सल्तनत कालीन चित्रों में आम जीवन के दृश्यों, शिकार के दृश्यों तथा लोक कथानकों के चित्र जो है वो शामिल है और इनमें जो है सुनहरे रंगों का खुलकर प्रयोग किया गया है। मुगलों के पहले शयन कक्षों में जो है भित्ति चित्र के रूप में चित्रकारी जो है बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन समय के थपोड़ों के कारण केवल नाम मात्र के चित्र ही जो है वो शेष बचे हैं। दिल्ली सल्तनत कालीन चित्रकला के बिखेरे और बचे खुचे अवशेष हमें चंपानेर और सरहिंद के मुगल जो है पूर्व स्मारकों, सीरी एवं बेगमपुर के मध्य स्थित मखदूमा वाली मस्जिद से मिले हैं। तो चित्र का जो है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जो दिल्ली का जो है दिल्ली सल्तनत कालीन चित्रकला वो तो फेमस था ही, लेकिन जब उसका पतन हुआ तो उसका बिखरा और बचा कुछ अवशेष हमें जो है चंपानेर और सरहिंद के मुगल पूर्व स्मारकों और सीरी एवं बेगमपुर के मध्य स्थित जो है एक मस्जिद है जिसका नाम है मखदूम वाली मस्जिद, वहां से मिलता है। और भित्ति चित्रों के जो उसमें ये अवशेष जो है फूल, पत्तियों और वनस्पतियों के रूप में है, यानी कि भित्ति चित्र में जो चित्र बनाया गया है उसमें फूल, पत्तियों और वनस्पतियों का चित्र बनाया गया है। कुछ प्रांतीय शासकों ने भी जो है चित्रकला को संरक्षण दिया और उनके समय में जो बनाए गए चित्रों का उल्लेख जो है विशेष रूप से जौनपुर और बंगाल में मिला है। प्रांतीय चित्रकला में लघु चित्रों की जो है प्रधानता थी, जिसमें लाल और कुछ चित्रों में नीली, हरी और पीली पृष्ठभूमि होती थी। भारत में मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली वो मुगल चित्रकला के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि जौनपुर और बंगाल में जो चित्र मिलते हैं उसमें से प्रमुख है लघु चित्रों की प्रमुखता थी और उसमें लाल और कुछ चित्रों में नीली, हरी और पीली जो है पृष्ठभूमियों का इस्तेमाल किया गया था। वही जो है कि मुगल चित्रकला की जो है वो सबसे जो महत्वपूर्ण कीर्ति है उसे क्या है, दास्ताने आमिर हमजा या हमजा नामा के नाम से जाना जाता है और ये एक दुर्लभ पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है और इसमें लगभग कितना है 1200 चित्र है और जो अभी हम लोग के पास उपलब्ध है। सारे चित्र जो है वो स्थूल और चटकीले रंगों में कपड़ों पर बने हुए हैं और ये जो है ये जिसमें जितने सारे चित्र है वो सारे चित्र जो है स्थूल और चटकीले रंगों में जो है वो कपड़ों पे बने हुए हैं। अकबर के शासन काल में चित्रकला का जो विकास हुआ उसमें अकबर की व्यक्तिगत रुचि का महत्वपूर्ण योगदान है। अकबर के समय जो है चौड़े ब्रश की जगह गोल ब्रश और गहरे नीले और लाल रंग का अधिक प्रयोग किया जाने लगा था। तो अकबर के समय जो है वो चौड़े ब्रश के जो है उसके जगह पे गोल ब्रश और गहरे नीले और लाल रंग का प्रयोग अधिक होता था। उसके राज दरबार में जसवंत और दशावन नामक जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने फारसी कहानियों को चित्रित करने का कार्य किया। महाभारत एवं अकबरनामा जैसे ग्रंथों की चित्रकारी इन्हें ही सौंपा गया था और इस काल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला पर दिखने लगा।
यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा अकबर के दरबार में पहुंचे और इनमें से जो है मुगलों ने 2 विशेषताओं को ग्रहण किया। कौन कौन से ग्रहण किया? तो पहला था कि व्यक्ति विशेष के चित्र को बनाना और दूसरे दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार प्रदान करना। मुगल काल में शिकार के दृश्य जो थे, पशु पक्षी, फूलों के चित्र जो है वो विशेष रूप से बनाए जाते थे और राजस्थानी चित्रकला शैली एवं पश्चिम भारत की चित्रकारी भी जो है वो मुगलों की शैली से प्रभावित हुई। औरंगजेब के समय से चित्रकला का जो है वो पतन आरंभ हो गया और जब मुगल दरबार में इनको आश्रय नहीं मिला तो छोटे छोटे स्थानीय राजाओं और सामंतों ने इन्हें संरक्षण दिया। इन क्षेत्रों में अलग तरह की चित्रकला शैली का विकास हुआ और इस अध्याय में जो है हम लोग पहाड़ी चित्रकला एवं पटना कलम के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो पहाड़ी चित्रकला क्या थी कि उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी को जो है पहाड़ी चित्रकारी कहलाती है और इस क्षेत्र में जो है वर्तमान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और उत्तर प्रदेश का टेहरी गढ़वाल का क्षेत्र आता है। कौन कौन सा क्षेत्र आता है? जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू और उत्तर प्रदेश का टेहरी गढ़वाल का क्षेत्र, ये इसमें जो चित्रकारी की जाती है ये पहाड़ी चित्रकारी में आती है। पहाड़ी चित्रकारी में पारंपरिक विषयों के पौराणिक गाथाओं के अतिरिक्त बालिकाओं को गेंद खेलते हुए या संगीत साज बजाते या पशुओं से अपना मनोरंजन करते हुए चित्रों को बनाया गया है। इसके अलावा राजा महाराजाओं के एकल या दरबारियों के साथ चित्रों को बनाया गया है। प्राकृतिक दृश्यों में फैले हुई शाखाओं वाले पत्तीदार घने और बड़े पेड़ों का चित्रण किया गया है जो चित्र में फलों से लदे हुए हैं। यही नहीं, तारों भरे आकाश, आंधी तूफान और आकाश के अंधेरे में चमकती हुई बिजली के दृश्य भी जो है बनाए गए हैं। तो इसमें क्या क्या खास बात है कि प्राकृतिक दृश्यों में जो फैली हुई शाखाओं वाले घने पत्तीदार जंगल है उनको भी मतलब दिखाया गया है, या फिर जो फलों से लदे हुए वृक्ष है उनका भी चित्रित किया गया है। तारों भरे आकाश, आंधी तूफान और आकाश के अंधेरे में चमकती हुई बिजली के दृश्य भी जो है बनाई गई है। पहाड़ी चित्रकला में जो है भड़कीले लाल, नीले और नारंगी रंग से लेकर हल्के पेंसिल रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता था और चित्रित किया जाता था। जैसे वस्त्र, बर्तन, सिंहासन, कुर्सी, कालीन आदि के लिए जो है सोने और चांदी के रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। और पहाड़ी चित्रकला में जो होता है जो कई लेयर्स में जो है रंग चढ़ाई जाती थी और रंग की एक परत चढ़ाने के बाद उसे सूखने दिया जाता था और फिर सूखने के बाद फिर से चमकाकर दूसरे रंग की परत चढ़ी जाती थी और अंत में रेखा चित्र को काले या लाल आदि रंगों से गहरा किया जाता था। तो ये था पहाड़ी चित्रकला की खास बात। अब हम लोग पढ़ेंगे पटना कलम के बारे में। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जब शाही दरबार में इन कलाकारों को प्रश्रय नहीं मिला तो ये अन्य क्षेत्रों में रहने लगे और 1760 के लगभग ये चित्रकार संरक्षण की खोज में बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचे। उसके बाद कुछ चित्रकार पटना में भी आकर बसे। उन्होंने जो है लोधी कटरा, मच्छर हट्टा, आरा तथा दानापुर में बसकर चित्रकला के क्षेत्रीय रूप को विकसित किया और यही चित्रकला शैली जो है पटना कलम या पटना शैली कहलाई। तो पटना शैली का जो है विकास किस तरह से हुआ कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो कलाकारों को कहीं से जो है प्रश्रय नहीं मिल रहा था, तो ये अपने कला को संरक्षण करने के खोज में 1760 के आसपास जो है ये बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचे थे और ये कुछ चित्रकार ऐसे भी थे जो पटना आकर बसे थे और पटना में भी कहा जैसे लोधी कटरा, मच्छर हट्टा, आरा तथा दानापुर में ये लोग बस गए थे और इनकी जो चित्रकला शैली थी वही पटना कलम या पटना शैली कहलाए। तो पटना कलम का जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि ये जो है पटना कलम जो है शैली का एक चित्र बनाया हुआ है और पटना कलम के जो अधिकांश चित्रकार थे वो पुरुष है, अतः इस शैली को पुरुषों की चित्रकला शैली भी कहा जाता है। और पटना कलम के चित्र जो है वो लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें अधिकतर कागज और कहीं कहीं हाथी दांत पर भी बनाया गया है। इस शैली में व्यक्ति विशेष, पर्व, त्योहार एवं उत्सव तथा जीव जंतुओं को महत्व दिया गया है और इस शैली में ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंगने का काम किया जाता था।
इसमें गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले और गहरे नीले रंगों का जो है प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? इसमें गहरा भूरा, गहरा लाल और हल्का पीला, गहरा नीला रंग का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग संगीत की बात करते हैं। तो सल्तनत काल में जो है भारतीय संगीत के इतिहास में नए प्रयोगों का युग था और इसी काल में क्या है, रबाब, सारंगी एवं नवीन वाद्यों, गायन पद्धतियों तथा रागों आदि का आविष्कार हुआ था। कब? सल्तनत काल में। और मध्यकालीन संगीत परंपरा के संस्थापक और प्रसिद्ध कवि, इतिहासकार एवं दार्शनिक जो थे वो अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो वही थे जिन्होंने जो है हिंदवी या फिर उर्दू के विकास में जो है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने संगीत परंपरा के विकास में भी जो है उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सूफियों ने भी क्या है, संगीत का खूब प्रचार प्रसार किया और ये गजल के रूप में खुदा की इबादत करते थे जो प्रेम काव्य के रूप में होती थी। ये सूफी संत जो है खानकाहों में गजलों को गाते थे और भक्ति में हो जाते थे। तो ये दरगाह में कव्वाली गाते हुए कुछ लोगों का जो है यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। सल्तनत काल में दो प्रकार की जो है गायन शैली प्रचलित थी। पहला तो गजल और दूसरा था कव्वाली। गजल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग माना जाता था और इसका अर्थ होता था प्रेम पात्र से वार्तालाप। और एक गजल में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर होते थे। और गजल का जो संग्रह है वो दीवान कहलाता था और उस समय की अधिकांश गजलें जो है श्रृंगार रस में लिखी होती थी। यही कारण है कि गजलों का गायन संगीत प्रेमियों को तो अच्छा लगता ही था, साथ साथ सूफियों को भी प्रिय रहा। और गजल के साथ साथ जो गायन की दूसरी लोकप्रिय शैली थी वो कव्वाली थी। तो कव्वाली का अर्थ क्या होता था? कव्वाली जो शब्द है वो कौल शब्द से बना है और कौल का अर्थ हुआ कथन और कौल को गाने वाला जो है वो कव्वाल कहलाता था। और यही गायन शैली जो है कव्वाली कही जाने लगी। तो गजल के विषय को पहले लौकिक प्रेम की दृष्टि से देखा जाए और फिर यदि उस विषय के प्रेम पत्र को ईश्वरीय मानकर भक्तिमय होकर गाया जाए तो वही क्या है, कव्वाली का रूप ले लेती थी। और कुछ क्षेत्रीय राज्यों के शासक, जिसमें क्या है जौनपुर का सुल्तान हुसैन शर्की थे एवं ग्वालियर का शासक मानसिंह थे, इन्होंने संगीत को जो है संरक्षण दिया। और सिकंदर लोदी ने भी संगीत को संरक्षण देने की परंपरा का बड़े पैमाने पर पालन किया। तो ये जो है आपका सल्तनत पीरियड की बात हो रही है। अब हम लोग मुगल बादशाहों के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने संगीत को किस तरह से संरक्षित किया। तो मुगल बादशाहों ने संगीत को बढ़ावा दिया और अकबर के दरबार में गायकों को जो है 7 भागों में बांटा गया था, जिसमें सप्ताह का एक दिन गायकों के एक भाग के लिए होता था। तानसेन जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे और तानसेन के रचे हुए बहुत से ध्रुपद जो है वो प्राप्त होते हैं, जिनमें बादशाह अकबर के गुणगान हैं। और उस समय ये प्रथा थी कि जिसके राजश्रय में जो गायक रहता है वो अपनी रचनाओं में उस आश्रय दाता का गुणगान किया करता है। तो ऐसी एक कथा जो है वो प्रचलित है कि जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो दीपक जो है अपने आप जल उठता था और जब राग मेघ मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। तो ये काल्पनिक लगता है, लेकिन इसकी सत्यता कितनी है वो हमें नहीं पता। मुगल काल में ख्याल गायन का भी जो है आविष्कार हो चुका था और ख्याल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो ख्याल में क्या, एक बड़ा ख्याल होता है और एक छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल की जो लय जो होती है वो धीमी होती है, उसकी लय जो होती है वो धीमी होती है। और जो छोटे ख्याल होते हैं उनकी लय मध्यम और तीव्र एवं चंचलता पूर्वक रहती है। इसीलिए बड़े ख्याल के मुकाबले छोटा ख्याल जो है वो अधिक लोकप्रिय हुआ और बाद के मुगल बादशाहों ने संगीत को जो है कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया था। तो औरंगजेब के बाद के जो मुगल शासक थे उन्होंने संगीत को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया था। अब बिहार में संगीत की क्या स्थिति थी उसके बारे में पढ़ते हैं कि यद्यपि बिहार में जो है संगीत का प्रारंभ वो वैदिक युग से ही हो गया था, परंतु तुर्की शासन में बिहार में सूफी संतों के माध्यम से संगीत की प्रगति हुई और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शास्त्रीय संगीत का प्रसार मुगल दरबार से लखनऊ, बनारस और पटना तक हुआ। बिहार के पटना, गया, आरा, छपरा इत्यादि जो शहर थे वो संगीत के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे? जो पटना, गया, आरा, छपरा।
और पटना में तो ख्याल और ठुमरी जो है उसको विशेष लोकप्रियता मिली थी। इसके अतिरिक्त गजल जो है वो दादरा, कजरी और चैती गायन लोकप्रिय शैलियां थी। तो गजल की जो है दादरा, कजरी और चैती ये जो गजल थे इनकी लोकप्रिय शैलियां थी। और बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए थे जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी। तो ये जो है आखिरी सेंटेंस है इस चैप्टर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए बिहारी बुलबुल की उपाधि किसे दी गई थी तो चिंतामणि को दी गई थी। तो इस चैप्टर का जो एमसीक्यूज है उसको हम लोग कर लेते हैं कि उर्दू की उत्पत्ति जो है वो किस शताब्दी में हुई थी। तो ये हम लोग चैप्टर में पढ़े वो 11वीं शताब्दी में हुई थी। और उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिविर है। ईरानी सिंधु को क्या कहते थे? तो हिंदू कहते थे। और अकबर के नवरत्न में इनमें से कौन से थे? तो ये तानसेन थे। तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? तो रामचरितमानस की रचना की थी। तो इस चैप्टर का जो है ये एमसीक्यू हमने किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखिए। धन्यवाद।